एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द फंक्शन f from r star to r star defined by f(x) equal to 1 upon max is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? फंक्शन बना रखा है r star सेट से, r star सेट के ऊपर फंक्शन है आपका 1 upon max, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डोमेन r स्टार है, कोडोमेन r स्टार है, ठीक है ना। फंक्शन का डोमेन जो r स्टार है उसको क्या रखा है, वो नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव के नंबर भी आते हैं जैसे +1 +2, नेगेटिव के नंबर भी आते हैं रियल नंबर के अंदर, फ्रैक्शंस भी आते हैं रियल नंबर के अंदर, रूट वाले नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं, ठीक है ना। आर स्टार क्या रखा है, जो आर स्टार है वो नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। आर स्टार में सारे नंबर आएंगे, बस जीरो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, मतलब आर स्टार के अंदर सारे रियल नंबर आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब फ्रैक्शन रूट सब आएगा, बस जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। आप कह सकते हो आर स्टार बराबर है, आप कह सकते हो आर स्टार बराबर है आर माइनस जीरो। ये जो मेरा सेट है ये मेरा आर स्टार है, समझ में आ रहा है, आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, ठीक ना। इस फंक्शन का ये जो फंक्शन है इसका डोमेन और कोडोमेन का सेट आर स्टार है। इस फंक्शन के डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर है, जीरो नहीं है, कोडोमेन के अंदर भी सारे रियल नंबर है, जीरो नहीं है, ठीक ना। फंक्शन के डोमेन के अंदर जीरो क्यों नहीं है, इसके पीछे एक रीजन है। फंक्शन का डोमेन का सेट आर स्टार क्यों ले रखा है, फंक्शन के डोमेन में जीरो क्यों हटा रखा है, इसके पीछे एक रीजन है। अगर आप फंक्शन में जीरो डालोगे तो 1 अपन में जीरो आंसर आएगा, और 1 अपन में जीरो का आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। कोई नंबर डिवाइड बाय जीरो आंसर नॉट डिफाइंड आता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। इस फंक्शन में अगर मैं जीरो डाल रहा हूँ आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा है। कोई भी नंबर जिसको फंक्शन में डालने पे फंक्शन का आंसर नॉट डिफाइंड आता है उसको डोमेन में नहीं रखते। कोई भी नंबर जिसको फंक्शन में डाला जाए, कोई भी नंबर जिसको फंक्शन में डाले और फंक्शन का आंसर नॉट डिफाइंड आए, उसको फंक्शन के डोमेन में नहीं रखना होता। इसलिए फंक्शन का जो डोमेन है वो आर स्टार ले रखा है, फंक्शन के डोमेन में से जीरो हटा रखा है। समझ में आ रहा है, फंक्शन के डोमेन में से जीरो क्यों हटा रखा है, क्योंकि जीरो फंक्शन में डालने पे फंक्शन का आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, इसलिए जीरो को डोमेन में से हटा रखा है, फंक्शन का डोमेन का सेट आर स्टार ले रखा है, ठीक है ना। फंक्शन का कोडोमेन का सेट भी आर स्टार ले रखा है, इसके पीछे भी रीजन है, उसका रीजन बाद में बात करेंगे, पहले फंक्शन को वन 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 साबित करते हैं, ठीक है ना। पहले अगर मैं 1 1 के बारे में बात करूं, क्या है फंक्शन 1 1 है, चेक करो पहले क्या है फंक्शन 1 1 है कि नहीं। इस फंक्शन में जैसे अगर आप दो डालोगे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। इस फंक्शन में अगर आप दो डालोगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1/2 दो के अलावा कोई और नंबर डाल के आ सकता है, आर स्टार में से दो के अलावा कोई और नंबर डाल के 1/2 आ सकता है क्या, तो आंसर इज नहीं आ सकता। 1/2 बस 2 डालने पे आएगा। ये फंक्शन एक आउटपुट एक इनपुट पे देगा, ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसको लिख दो, जैसे लिखते थे लेट x1 एंड x2 R2 नंबर इन डोमेन एफ वाली बात लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद फंक्शन में x1 x2 चले जाएगा, ठीक है ना। अक्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x2 इक्वल टू x1 आ जाएगा, और जब x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, सो f इज 1। अब सेकंड ऑन टू के बारे में बात करते हैं, ऑन टू को यहीं पे लिख देता हूँ। क्या ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, पहले चेक करो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ये फंक्शन ऑन टू कहलाएगा अगर ये सारे आर स्टार के नंबर निकाल के दे दे। आर स्टार में कौन कौन से नंबर आते हैं मैंने बताया, आर स्टार में जीरो नहीं आता, बाकी सारे रियल नंबर आते हैं। आर स्टार के अंदर पॉजिटिव के नंबर भी आते हैं, जैसे +1 +2, नेगेटिव के नंबर भी आते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन भी आते हैं, रूट वाले नंबर भी आते हैं, ये सब नंबर है आर स्टार के अंदर, ठीक है ना। अगर मेरा ये फंक्शन ये सारे नंबर निकाल के दे रहा है तो मैं कह दूंगा ये फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। ये फंक्शन टू तो निकाल के दे ही रहा था जब मैंने इसमें सॉरी ये फंक्शन हाफ तो निकाल के दे रहा था जब मैंने 2 डाला, तो हाफ तो निकाल के दे रहा है, ठीक है ना। ये फंक्शन 1 निकाल के दे देगा, हम बोलेंगे दे देगा। इस फंक्शन में 1 डाल दो, इस सेट में से जब 1 डालोगे, डोमेन के सेट में से 1 डालोगे तो 1/1 का आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 भी दे देगा। क्या फंक्शन 2 दे देगा, हम बोलेंगे डोमेन का जो सेट है आर स्टार उसमें से हाफ डाल दो। अगर आप हाफ डालोगे फंक्शन के अंदर तो 1/हाफ का आंसर 2 आ जाएगा, समझ गए। ये जो आर स्टार का सेट है, इस सेट के अंदर हाफ वगैरह सारे नंबर आते हैं ना, तो इसमें से मैं हाफ डाल दूंगा तो समझ गए ना, ये फंक्शन निकाल के दे देगा मेरे को 2 -2 दे देगा, ऐसे समझ सकते हो। 3 भी दे देगा, 4 भी दे देगा। मैं 1/3 डाल दूंगा इस फंक्शन के अंदर तो आंसर 3 आ जाएगा। मैं 1/4 डाल दूंगा इस फंक्शन के अंदर, ये सब फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन इसके अंदर होंगे, मैं डालूंगा इसके अंदर, ये फंक्शन 3 भी निकाल के दे देगा, 4 भी निकाल के दे देगा, पॉजिटिव के सारे नंबर निकाल के दे देगा। ऐसे नेगेटिव के नंबर भी निकाल देगा, आप -1 डाल दो इसमें से तो 1/-1 आ जाएगा, समझ गए ना। ये फंक्शन -1 भी निकाल देगा, ऐसे -2 भी निकाल देगा, ठीक है ना। नेगेटिव का हाफ डाल देना, नेगेटिव का हाफ डालोगे तो -2 निकाल के दे देगा। √2 भी निकाल के दे देगा, 1/√2 डाल दो। 1/√2 एक इरेशनल नंबर है जो इसके अंदर होगा, ठीक है ना। उसको जब मैं डालूंगा फंक्शन के अंदर तो 1/√2 का आंसर सिंबल √2 आ जाएगा।
मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये फंक्शन सारे नंबर निकाल के दे देगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरैशनल, हर टाइप के नंबर दे देगा, ठीक है ना? अब हम बोलेंगे ये जो फंक्शन है सारे नंबर निकाल के दे देगा, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना? अब लिखना कैसे आंसर, आप ऐसे लिखोगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन का सेट आर स्टार, ठीक है ना? देयर एग्जिस्ट लिखने के बाद वो फंक्शन को y पुट करोगे, 1 अपन में x को y पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 अपन में y, ठीक है ना? देयर एग्जिस्ट 1 अपन में y इन डोमेन सच दैट f के अंदर 1 अपन में y डाल दोगे, ठीक है ना? वन फंक्शन है 1 अपन में x, तो 1 अपन में y आ जाएगा और आंसर y आ जाएगा, ठीक है ना? फिर हम कह देंगे सो f इज ऑन टू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन है और ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन भी है। इस फंक्शन का डोमेन का सेट आर स्टार ले रखा है, इसके पीछे एक रीजन है, मैंने बताया था। इस फंक्शन का कोडोमेन का सेट आर स्टार ले रखा है, इसके पीछे भी एक रीजन है। ये फंक्शन कभी जीरो निकाल के नहीं दे सकता। ये जो फंक्शन है 1 अपन मैक्स, ये कभी जीरो निकाल के नहीं दे सकता, ठीक है ना? एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 1 अपन में एक्स का आंसर कभी जीरो नहीं आएगा। आर स्टार में से कोई भी नंबर डाल देना इस फंक्शन के अंदर। आर स्टार में कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन वगैरह, रूट वगैरह, कोई भी पॉजिटिव का, कोई भी नेगेटिव का नंबर, कोई भी फ्रैक्शन डाल दो, कोई भी रूट वाला नंबर डाल दो इस फंक्शन के अंदर, 1 अपन मैक्स का आंसर कभी जीरो नहीं आएगा। 1 अपन मैक्स का आंसर कभी जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना? अगर 1 अपन मैक्स का आंसर जीरो आता है तो, अगर मान लो 1 अपन मैक्स का आंसर जीरो आता है तो हम बोलेंगे कि 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये जो मैक्स है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे ये नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? 1 अपन मैक्स का आंसर जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना? अब 1 अपन मैक्स का आंसर, इस फंक्शन का आंसर कभी जीरो नहीं आएगा, मतलब ये फंक्शन जीरो निकाल के नहीं देगा, ठीक है ना? कोई भी नंबर आप डोमेन में से डाल दो, ये फंक्शन जीरो निकाल के नहीं देगा। जीरो ये फंक्शन निकाल के नहीं देगा, इसका मतलब जीरो इसकी रेंज के अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर जीरो इसकी कोडोमेन के अंदर हुआ, अगर मैं इस फंक्शन की कोडोमेन को आर ले लूँ, अगर मैं इस फंक्शन की कोडोमेन को आर स्टार की जगह पे आर ले लूँ, तो कोडोमेन के अंदर जीरो आ जाएगा। जीरो फंक्शन निकाल के नहीं दे रहा, जीरो इसकी रेंज के अंदर नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू से बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस फंक्शन का मैं डोमेन आर क्यों नहीं ले रहा, डोमेन आर स्टार क्यों ले रखा है? क्योंकि जीरो इस फंक्शन में डालने पे आंसर नॉट डिफाइंड आता है, इसलिए जीरो को डोमेन में से हटा रखा है। और फंक्शन का कोडोमेन आर क्यों नहीं ले रखा, कोडोमेन आर क्यों ले रखा है, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे ये रीजन है, ये फंक्शन कभी जीरो निकाल के नहीं देगा। जीरो अगर मैंने इसकी कोडोमेन में रखा, अगर मैंने कोडोमेन को आर ले लिया आर स्टार की जगह पे, तो ये फंक्शन ऑन टू से बाहर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये फंक्शन ऑन टू बने, ये फंक्शन ऑन टू बने इसलिए जानबूझ के इसके कोडोमेन को आर स्टार ले रखा है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस फंक्शन को जानबूझ के ऑन टू बनाना चाहता है, इसलिए फंक्शन के कोडोमेन को आर स्टार ले रखा है, ठीक है ना? चाहता तो ये क्वेश्चन कोडोमेन को सिंपल आर भी ले सकता था। अगर ये क्वेश्चन कोडोमेन को सिंपल आर ले लेता तो ये फंक्शन ऑन टू से बाहर हो जाता, लेकिन ये फंक्शन चाहता है, ये जो क्वेश्चन है ये चाहता है कि फंक्शन ऑन टू बने, इसलिए इसने जानबूझ के कोडोमेन को आर स्टार ले रखा है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आगे कह रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन एंड कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। फंक्शन के डोमेन को मैं एन कर दूं, कोडोमेन को आर स्टार ही रहने दूं, तो क्या ये फंक्शन अभी भी 1 1 ऑन टू रहेगा? लाइन कह रहा था इज द रिजल्ट ट्रू, इज द रिजल्ट ट्रू का मतलब है कि, इज द रिजल्ट ट्रू का मतलब है क्या ये फंक्शन अभी भी 1 1 ऑन टू रहेगा अगर मैं इसके डोमेन को एन कर दूं और कोडोमेन को आर स्टार कर दूं, ठीक है ना? तो आप चेक कर सकते हो, ये जो फंक्शन है 1 अपन में x, ये फंक्शन के अंदर अगर आप नेचुरल नंबर में से 2 डालोगे तो 2 डालने पे आंसर 1 अपन में 2 आएगा। नेचुरल नंबर में से 2 डालोगे आंसर 1 अपन में 2 आएगा। नेचुरल नंबर में से 2 के अलावा कोई और नंबर डालोगे 1 अपन में 2 नहीं आएगा। ये फंक्शन अभी भी 1 1 है, ठीक है ना? तो आप कह सकते हो कि f इज स्टिल 1 1, ऐसे कह सकते हो। स्टिल 1 1 मतलब अभी भी 1 1 है, ठीक है ना? और सेकंड अगर हम बात करें क्या ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, क्या ये फंक्शन सारे कोडोमेन के नंबर निकाल के देगा कि नहीं देगा? इस फंक्शन में आप नेचुरल नंबर में से 1 डालोगे, 1 डालने पे क्या आएगा? 1 आएगा। 2 डालोगे तो हाफ आएगा। 3 डालोगे, इसमें 1 2 3 4 ये नंबर आते हैं ना, 1 डालोगे 1 आएगा, 2 डालोगे हाफ आएगा, 3 डालोगे 1 अपन में 3 आएगा। यही नंबर ये फंक्शन निकाल के देगा। 1 अपन में 4 देगा, 1 अपन में 5 देगा, ये नंबर निकाल के देगा, ठीक है ना? ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 2 निकाल के नहीं देगा। ये समझ में आ रहा है? ये फंक्शन 2 निकाल के नहीं दे पाएगा। ये फंक्शन 2 तब निकाल सकता है जब इनपुट में 1 अपन में हाफ डाला जाए। 1 अपन में हाफ डोमेन के अंदर ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अगर एन से आर स्टार पे बनाया जाए तो ये फंक्शन सारे आर स्टार के नंबर निकाल के नहीं दे पाएगा। आर स्टार में कौन कौन से नंबर है? आर स्टार में पॉजिटिव के नंबर है, नेगेटिव के नंबर है,
हाफ, फ्रैक्शन वगैरह, रूट वाले ये सारे नंबर है, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है ये बस फ्रैक्शंस दे पाएगा। 1/2 दे पा रहा है, 1 दे दिया था, ठीक है ना। 1/2 देगा, 1/3, 1/4 ये नंबर ये फंक्शन निकाल के दे पाएगा। ये फंक्शन 2 नहीं दे पाएगा, ये फंक्शन -1 भी नहीं दे पाएगा, -2 भी नहीं दे पाएगा, रूट वाले नंबर भी नहीं दे पाएगा। काफी सारे ऐसे नंबर है आर स्टार के अंदर जो ये फंक्शन निकाल के नहीं दे पाएगा। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये फंक्शन 1 1 रहेगा, बट ये फंक्शन ऑन टू से बाहर हो जाएगा अगर मैं डोमेन को आर स्टार की जगह पे एन कर देता हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। ये क्वेश्चन चेक करने वाला है। मैंने आपको बताया था 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक चेक करने वाला है, एक शो करने वाला आएगा। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ये चेक करने वाला है। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे वो शो करने वाले थे। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे वो शो करने वाले थे, उसके अंदर ऐसे ये सब शो करके दिखाना था, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 2 ये चेक करने वाला है। चेक करना है तो मैंने बताया था चेक कैसे करते हैं, ठीक है ना। वैसे चेक करके बताना है आपको। पहला आपको दे रखा है, कह रहा है एक एफ फंक्शन है जो एन से एन पे बना हुआ है। फंक्शन कह रहा है आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है इसको बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। फंक्शन में अगर आप नेचुरल नंबर में से जैसे 2 डालोगे तो 2 डालने पे 4 आ जाएगा, और 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं है नेचुरल नंबर के अंदर जिसको डाल के 4 है, ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है ना। तो इंजेक्टिविटी में आप कह सकते हो फंक्शन है। और सर्जेक्टिव ऑन टू के बारे में बात करें तो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। इस फंक्शन में अगर मैं नेचुरल नंबर में से 1 2 3 ये डालूंगा तो 1 4 9 ये नंबर निकाल के देगा, ठीक है ना। ये 2 निकाल के नहीं देगा, 3 निकाल के नहीं देगा, ये ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। तो सर्जेक्टिव मना कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, चेक करके बस बताना है कि नहीं, ठीक है ना। लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे लिख के देने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लिख के देने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड यहाँ कर लो। सेकंड कह रहा है कि फंक्शन ने जेड से जेड बना दिया। फंक्शन एक्स स्क्वायर है, जेड से जेड बना रखा है। इस फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शन दो डाल सकते हैं इसमें, और -2 भी डाल सकते हैं, दोनों पे 4 दे देगा। फंक्शन 1 1 से बाहर हो गया, तो इंजेक्टिव के लिए मना कर देना, ठीक है ना। और सर्जेक्टिव के बारे में बात करें तो सर्जेक्टिव भी नहीं है, आप कह सकते हो सर्जेक्टिव नहीं है। इसमें से जब मैं 0 1 2 ये नंबर निकाल के ये नंबर डालूंगा इंटीजर के सेट में से, जब मैं 0 डालूंगा, 1 डालूंगा, -1 डालूंगा, 2 डालूंगा, -2 डालूंगा, ये फंक्शन निकाल के देगा। 0 निकाल के देगा, 1 देगा, 4 देगा, 9 देगा, 2 नहीं देगा, 3 नहीं देगा, समझ गए ना। ये सारे नंबर निकाल के नहीं देगा, ये फंक्शन ऑन टू से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड थर्ड कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल आर से आर बना रखा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। फंक्शन एक्स स्क्वायर है। अब डोमेन आर से आर कर दिया, ठीक है ना। इसके अंदर भी आप कह सकते हो कि हम 2 डालेंगे, -2 डालेंगे, दोनों पे 4 आ जाएगा। 2 और -2 दोनों आते हैं डोमेन के अंदर, ठीक है ना। तो आप बोलोगे इंजेक्टिव के केस में नहीं है। सर्जेक्टिव के बारे में बात करो, सर्जेक्टिव है कि नहीं। इस फंक्शन में जब आप ये रियल नंबर डालोगे, रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव के सारे नंबर आते हैं, सारे नंबर डालेंगे, निकाल के फंक्शन बस पॉजिटिव के देगा। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव के नंबर निकाल के देगा, ठीक है ना। आप इसमें 2 डालोगे तो भी 4 आएगा, -2 डालोगे तो भी 4 आएगा। चाहे पॉजिटिव के नंबर डालो, चाहे नेगेटिव के नंबर डालो, पॉजिटिव नेगेटिव के रियल नंबर डालोगे, निकाल के बस पॉजिटिव के रियल नंबर देगा। तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं है। समझ में आ रहा ना। अब इधर आ जाओ। फोर्थ कह रहा है कि एफ फंक्शन है, एन से एन बना रखा है। फंक्शन आपका एक्स क्यूब, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है इसको चेक करो, फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं, सब्जेक्टिव है कि नहीं। इस फंक्शन में अगर आप जैसे मान लो 2 डालते हो तो 2 डालने पे आंसर 8 आएगा। 2 डालोगे इसके अंदर तो आंसर 2 का क्यूब हो जाएगा और 8 आएगा, ठीक है ना। अब क्या क्या 8 कोई और नेचुरल नंबर डाल के आ सकता है। नेचुरल नंबर में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। 2 डालूंगा तो 8 आएगा। 2 के अलावा अगर मैं कोई और नेचुरल नंबर डालता हूँ तो आप कह सकते हो 8 नहीं आएगा, ठीक है ना। ये फंक्शन 8 बस 2 डालने पे देगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो इंजेक्टिव तो है। और सब्जेक्टिव के बारे में बात करें, इस फंक्शन के अंदर जब आप नेचुरल नंबर में से 1 डालोगे तो 1 डालने पे आंसर 1 आएगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब और 27 आएगा। ऐसे फंक्शन नंबर निकाल के देगा। ये फंक्शन 2 निकाल के नहीं देगा, ये फंक्शन 3 निकाल के नहीं देगा। समझ में आ रहा ना। नेचुरल नंबर में से 1 2 3 डालूंगा तो मेरे को ये आंसर्स मिलेंगे। मेरे को 2 नहीं मिलेगा इस फंक्शन के आउटपुट के अंदर, 3 नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे नंबर है जो इधर है, ये फंक्शन निकाल के नहीं देगा, तो हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। एक्स क्यूब ये फंक्शन। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो, आप बोलोगे कि भाई देखो जब आप 2 डालोगे तो 8 आएगा।
और दो के अलावा कोई नंबर है इंटीजर के सेट के अंदर जो डालूं और 8 आ जाए। अगर आप -2 डालते हो, -2 डालोगे तो -2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। -2 का क्यूब -8 होता है। एक्स स्क्वायर की तरह काम नहीं करेगा, जैसे एक्स स्क्वायर में होता है ना वैसे नहीं होगा। एक्स स्क्वायर के अंदर 2 और -2 डालते हैं पॉजिटिव 4 आता है, इसमें ऐसा नहीं होता। क्यूब के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यूब के अंदर 2 डालोगे तो 8 आएगा, -2 डालोगे तो -8 आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 8 बस 2 डालने पे देगा। एक्स स्क्वायर फंक्शन है, इसके अंदर ऐसा होता है 2 डालेंगे और -2 डालेंगे दोनों पे 4 आ जाता है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन क्यूब के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यूब के अंदर 2 डालोगे तो 8 आता है, -2 डालोगे तो -8 आता है। ये फंक्शन बस 8 2 डालने पे देगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है ना। और 1 1 फंक्शन है 1 में क्यों काट दिया इसको। सर्जेक्टिव के बारे में बात करो कि सर्जेक्टिव है कि नॉन टू है कि नहीं। इस फंक्शन में जब आप इंटीजर के साइड में से 0 डालोगे, 1 डालोगे, -1 डालोगे, 2 डालोगे, -2 डालोगे तो ये आंसर क्या निकाल के देगा। ये फंक्शन निकाल के देगा 0 डालने पे 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, फिर -1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8, -2 का क्यूब -8। ये नंबर निकाल के देगा फंक्शन। 2 निकाल के नहीं देगा, 3 निकाल के नहीं देगा, बहुत सारे नंबर निकाल के नहीं देगा जो कोडोमेन के अंदर है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। Question number 3 है prove that the greatest integer function f from R to R given by this one is neither 1 1 nor 1 2 where this denote the greatest integer less than or equal to x, ठीक है ना। f फंक्शन के बारे में बात कर रहा है जो R से R पे बना हुआ है। फंक्शन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये क्या करता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर येट निकाल के देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर येट मतलब अभी तक, जो अभी तक सबसे बड़ा इंटीजर आया है ये वो आंसर में निकाल के देता है, ठीक है ना। जब आप इसके अंदर कोई नंबर डालते हो, जब आप इस फंक्शन के अंदर कोई नंबर डालते हो तो ये आंसर में क्या निकाल के देता है, ये आंसर में निकाल के देता है सबसे बड़ा इंटीजर, ठीक है ना। 0 आता है, 1 आता है, नंबर लाइन पर 2 आता है, 3 आता है, -1 आता है, -2 आता है, ये सब नंबर आते हैं, ठीक है ना। नंबर लाइन के ऊपर ये जो नंबर है ये तो इंटीजर कहलाते हैं। -2 -1 0 1 2 3 इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है ना। इन नंबर के बीच में जो नंबर आते हैं, इन नंबरों के बीच में जो नंबर आते हैं वो इंटीजर नहीं कहलाते। जैसे 0 और 1 के बीच में यहाँ पे क्या पड़ेगा, हाफ पड़ेगा। हाफ को आप 0.5 भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये जो नंबर आते हैं इन नंबरों के बीच में वो इंटीजर नहीं कहलाते। समझ में आ रहा ना। -2 -1 0 1 2 3 इंटीजर कहलाते हैं। इन नंबरों के बीच में जो नंबर पड़ता है वो इंटीजर नहीं कहलाते, ठीक है ना। जैसे 1 और 2 के बीच में यहाँ पे क्या पड़ेगा, 1.5 पड़ेगा, तो 1.5 एक इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा 1.9। 1.9 भी एक इंटीजर नहीं है। ये नंबर इंटीजर है बस। -2 -1 0 1 2 3 इंटीजर है, इनके बीच के नंबर इंटीजर नहीं होते, ठीक है ना। नंबर लाइन के ऊपर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखना। नंबर लाइन पे हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ेंगे, इमेजिन करो जैसे आप यहाँ पे चल रहे हो, आप यहाँ से चल रहे हो, ठीक है ना। चल के आप इस डायरेक्शन में आगे जा रहे हो, ठीक है ना। चलते चलते मान लो आप पहुंच गए यहाँ पे -2 पे पहुंच गए। अगर चलते चलते आप -2 पे पहुंचे हो तो कोई आपसे पूछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, तो आप क्या बोलोगे। अभी तक का सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, तो आप बोलोगे -2। आप पीछे से चल के आ रहे हो ना, आप पीछे से चल के आ रहे हो, पीछे क्या देखा होगा आपने, -4 देखा होगा, -3 देखा होगा। पीछे तो ये वाले नंबर थे ना, -4 -3। -4 और -3 में अगर कंपेयर करो तो -3 बड़ा है -4 से, और -2 और -3 में कंपेयर करो तो -2 -3 से बड़ा है। ये समझ में आता है ना। -1 और बड़ा है, 0 बड़ा है, फिर 1 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, ठीक है ना। तो आप पीछे से चलते आ रहे हो, पीछे से चलते चलते आप फिर -2 पे आ गए हो। अगर आप चलते चलते -2 पे आ गए हो और कोई आपसे पूछे अभी तक का सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, तो आप बोलोगे -2। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप इस फंक्शन में -2 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, -2। अब इमेजिन करो आप चल के यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा आपका माइनस का 1.5। जब माइनस के 1.5 पे अगर आप आके खड़े हो, कोई आपसे पूछे अभी तक का सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, तो आप बोलोगे -2। अभी तक तो सबसे बड़ा -2 ही आया है। समझ गए ना। अगर आप यहाँ पे पहुंच गए हो तो आप बोलोगे अभी तक का सबसे बड़ा इंटीजर -2 ही है। तो अगर आप इस फंक्शन में माइनस का 1.5 डालोगे तो ये फंक्शन क्या निकाल के देगा, अगेन -2 निकाल के देगा। अगर आप यहाँ पे पहुंच गए तो ये क्या है, माइनस का 1.1। तब भी आप क्या बोलोगे, सबसे बड़ा इंटीजर क्या, -2। समझ में आ रहा है ना। माइनस का 1.1 डालेंगे तब भी आपका -2 आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप -1 पे पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे तो आप बोलोगे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, -1। जब -1 पे खड़े हो तो बोलोगे अब मैं -1 पे खड़ा हूं, अब सबसे बड़ा इंटीजर -1 है, ठीक है ना। तो -1 डालते ही आपका आंसर आएगा
-1, ठीक है ना? उसके बाद जब आप माइनस का 0.9, माइनस का 0.8, माइनस का 0.5, माइनस का 0.1 ये सब डालोगे तो आंसर -1 ही आएगा। लेकिन जैसे आप 0 डालोगे तो आंसर 0 आएगा। फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0. ऐसे ये नंबर डालोगे तो 0 ही आएगा। लेकिन जैसे 1 डालोगे तो 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है फंक्शन कैसे काम करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है ना? अब ये जो फंक्शन है आपको समझ में आ गया, तो इस फंक्शन को साबित करना है ये फंक्शन 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है, ठीक है ना? इस फंक्शन में आप सिंपल कह सकते हो कि भाई देखो, पहले अगर मैं 1 के बारे में बात करूं तो ये जो फंक्शन है ये 1 पे और 1.1 पे, दोनों पे क्या देगा? 1 ही देगा। 1 पे और 1.1 पे 1 देगा। समझ में आ रहा है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आप कह सकते हो एफ इज नॉट 1। समझ में आ रहा है? ये फंक्शन एक से ज्यादा इनपुट पे एक ही आउटपुट देगा। वैसे तो ये फंक्शन 0 पड़ेगा, यहाँ 1 पड़ेगा, यहाँ 2 पड़ेगा। 1 पे, 1.1 पे, 1.2 पे, 1.3 पे, 1.4 सब पे ही 1 देगा। ये तो बहुत सारे नंबर पे सेम आंसर देता है। ये बहुत सारे नंबरों पे सेम ही आंसर देता है, बट हमारे को 2 बताने होते हैं। हमारे को बस 2 नंबर बता दे रहे हैं। जैसे हम 1 और 1.1 कह देंगे कि इन 2 पे 1 दे रहा है, तो उससे फंक्शन 1 से बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब सेकंड अगर मैं बात करूँ, ऑन टू के बारे में बात करूँ, क्या फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो आप कह सकते हो ये जो फंक्शन है ये तो बस 1 निकाल के देगा, 2 निकाल के देगा, 3 निकाल के देगा, 0 निकाल के देगा, -1 निकाल के देगा, -2 निकाल के देगा। यही नंबर तो निकाल के देगा। ये फंक्शन तो इंटीजर निकाल के दे रहा है ना। ये फंक्शन कभी भी 0.5 निकाल के देगा? ये फंक्शन कभी भी 1.5 निकाल के देगा? नहीं देगा। इन नंबरों के जो बीच के नंबर है वो निकाल के नहीं देगा, ठीक है ना? तो आप कह सकते हो कि 0.5 जैसे एक नंबर है जो कोडोमेन के अंदर तो है, रियल नंबर के अंदर तो आएगा, बट वो रेंज के अंदर नहीं है। समझ गए ना? और आप कह सकते हो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है ना? आप कह सकते हो फॉर 0.5 बिलोंग टू आर, देयर एग्जिस्ट नो एक्स इन डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0.5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? और कह सकते हो सो एफ इज नॉट ऑन टू। मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको याद आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ ऐसा होता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 2, 3, -1, -2, -1 और -2, ठीक है ना? इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ ऐसा होता है, हम कहते हैं -2 डालने पर -2 मिलेगा, -2 डालने पर -2 मिलेगा, ठीक है ना? समझ गए ना? और उसके बाद हम बोलेंगे माइनस का अगर मैं 1.9, 1.8, 1.5 ये सब डालूंगा तभी -2 मिलेगा। तो मेरा ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है ना? फिर हम बोलेंगे जब -1 डालूंगा तो -1 डालने पे -1 आएगा, -1 डालने पे -1 आएगा, ठीक है ना? हम यहाँ पे खाली छोड़ते हैं, आपको याद होगा, हम यहाँ पे ऐसे गड्ढा, यहाँ पे ऐसे होल मार देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, ठीक है ना? ये दिखाने के लिए कि -1 का आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ऐसे भर देते हैं और यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं। ये दिखाने के लिए -1 का आंसर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना? उसके बाद -1 के बाद जो आगे के नंबर डालूंगा, 0, माइनस का 0.9, माइनस का 0.8, उन सब पे -1 ही आएगा। फिर यहाँ पे खाली छोड़ूंगा, 0 डालने पे 0 आएगा, और 0.1 और बाकी वो सब नंबर पे ये आएगा। फिर यहाँ पे खाली छोड़ूंगा, 1 डालने पे 1 आएगा, बाकी सब पे ये आएगा। ऐसे करके कुछ ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम R to R गिवन बाय f(x) इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। एफ फंक्शन के बारे में बात कर रहा है जो आर से आर बना हुआ है, फंक्शन आपका mod x, ठीक है ना? मॉड आपको पता है, मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर डालो तो भी पॉजिटिव आते हैं, और पॉजिटिव नंबर डालो तो भी पॉजिटिव आता है। मोड आपको पता है, मॉड के अंदर -2 है तो भी हम आंसर देते हैं 2, और +2 है तो भी हम 2 देते हैं, ठीक है ना? ये जो फंक्शन है इसको साबित करना है। ये फंक्शन, ये जो mod x फंक्शन है, ये फंक्शन 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है ना? इस फंक्शन के अंदर अगर आप 2 डालोगे x की जगह पे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना? और -2 डालोगे तो फंक्शन में, तो भी हम कह रहे हैं -2 का आंसर भी 2 आएगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन में 2 डालने पे -2 डालने पे दोनों पे 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं फंक्शन 1 नहीं है। 1 के लिए आप कह सकते हो f2 और f-2 का आंसर समझ गए ना? f2 का मतलब फंक्शन में 2 डालना है, ये 2 जाए, फंक्शन एक mod x है तो mod 2 आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है ना? और f-2 का मतलब फंक्शन में -2 डालना है तो mod -2 का आंसर भी 2 आ जाएगा। फंक्शन में 2 डालने पे -2 डालने पे दोनों पे 2 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं f इज नॉट 1 1। और सेकंड अगर हम ऑन टू के बारे में बात करें, क्वेश्चन कह रहा था साबित करो फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑन टू भी नहीं है। ये जो फंक्शन है
इस फंक्शन के अंदर जब आप रियल नंबर डालोगे, प्लस के नंबर भी डालोगे, नेगेटिव नंबर भी डालोगे, ये फंक्शन निकाल के क्या देगा, पॉजिटिव का आंसर निकाल के देगा। अगर आप 1 डालोगे या नेगेटिव 1 डालोगे, ये 1 देगा, ठीक है ना। अगर 2 डालोगे, नेगेटिव डालोगे, 2 देगा। ये नेगेटिव का आंसर नहीं देगा, ये फंक्शन नेगेटिव का आंसर नहीं देगा, ठीक है ना। नेगेटिव के नंबर इसके अंदर आते हैं, जो कोडोमेन का सेट है उसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हो जैसे -1 है, -1 फॉर -1 बिलोंग्स टू आर, आप कह सकते हो देयर एग्जिस्ट नो x in domain such that fx इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है, -1 एक नंबर जो कोडोमेन के अंदर है, बट ये फंक्शन -1 निकाल के नहीं देगा किसी भी x की वैल्यू के लिए, ये फंक्शन -1 निकाल के नहीं देगा, ठीक है ना। -1 इसकी कोडोमेन के अंदर बट रेंज के अंदर नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। सो f इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम R2 और गिवन बाय दिस वन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। एक f फंक्शन है जो R से R बना रखा है, फंक्शन है आपका f(x) इक्वल टू 1 जब x के वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन है 0 जब x का वैल्यू इक्वल टू 0 है, और फंक्शन है -1 जब x का वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द सिग्नम फंक्शन, इस फंक्शन को ही सिग्नम फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरा सिग्नम फंक्शन है जो R से R पे बना हुआ है, इस फंक्शन को आपको साबित करना है, ये जो फंक्शन है ये नाइदर 1 1 है नॉर ऑन टू है, ठीक है ना। 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है ना। फंक्शन एक मशीन होता है जिसमें इनपुट डलता है, आउटपुट निकलते हैं। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 बन जाता है, सिग्नम फंक्शन 1 बन जाता है अगर 0 से बड़ा कोई नंबर डलता है। ये फंक्शन 1 बन जाता है, सिग्नम फंक्शन 1 बन जाता है अगर 0 से बड़ा कोई नंबर डलता है। जैसे मान लो आप 1 डाल रहे हो, या आप 2 डाल रहे हो, या आप 3 डाल रहे हो, 0 से बड़ा कोई नंबर डाल रहे हो, तो फंक्शन 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे फंक्शन होता है आपका x² होता है, ठीक है ना। तो जब आप नंबर डाल रहे हो, जैसे 1 2 3 डाल रहे हो, तो 1 2 3 x² के अंदर जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 जाएंगे 1 के अंदर। जब 1 के अंदर जाएगा तो क्या आंसर आएगा। जैसे 1x² के अंदर जाएगा तो आंसर आएगा 1 आएगा। जब 2x² के अंदर जाएगा तो 4 आएगा। जब 3x² के अंदर जाएगा तो 9 आएगा। यहाँ पे आप कह सकते हो 1 के अंदर जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे कुछ x थोड़ी है कि जैसे 1x है कि 1x के अंदर गया या 2 गया x के अंदर। यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पे x है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बोलना है 1 के अंदर जाएगा तो सिंपल 1 ही आ जाएगा। 2 1 के अंदर जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है। x² है, उसके अंदर अगर 2 जाएगा तो फिर भी हम कह सकते हैं आंसर 4 आ जाएगा। 3 जाएगा आंसर तो आंसर 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं ना, यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे तो सिंपल 1 है। तो 2 जब 1 के अंदर जाएगा तो आंसर क्या आएगा, हम बोलेंगे 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं 1 डालता हूँ, 2 डालता हूँ, 3 डालता हूँ, 4 डालता हूँ, 5 डालता हूँ, कोई भी नंबर डालता हूँ जो 0 से बड़ा है, फंक्शन 1 बन जा रहा है, ठीक है ना। और ये सारे नंबर फंक्शन में डालने के बाद आंसर 1 ही आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप 0 डालते हो फंक्शन के अंदर, अगर आप फंक्शन में 0 डालोगे तो फंक्शन 0 बन जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 है, अगर आप 0 डाल रहे हो फंक्शन के अंदर तो फंक्शन 0 बन जाएगा। फंक्शन 1 से चेंज होके 0 बन जाएगा, ठीक है ना। और 0 के अंदर 0 जाएगा तो क्या आंसर आएगा। जैसे 1 के अंदर 1 जा रहा था, 2 जा रहा था, 3 जा रहा था, तो आंसर क्या आता, 1 ही आ रहा था, ठीक है ना। ऐसे 0 के अंदर जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। जब आप 0 से छोटे नंबर डालोगे, जैसे -1 डाला, -2 डाला, समझ गए ना। तो फंक्शन कह रहा है मैं चेंज हो जाऊंगा, चेंज होके बन जाऊंगा -1। फंक्शन -1 बन जाएगा, ठीक है ना। और -1 -2 -3 -4 जब आप -1 के अंदर डालोगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को साबित करना है, ये ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है, ठीक है ना। ये फंक्शन आप कह सकते हो कि भाई देखो, यहीं पे लिख देता हूँ कि पहला पॉइंट कि 1 1 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये फंक्शन 1 1 तो है नहीं। फंक्शन में अगर मैं 1 डालता हूँ, या फंक्शन में 2 डालता हूँ, या 3 डालता हूँ, या 4 डालता हूँ, सब पे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। समझ गए ना। तो मैं कह सकता हूँ सो f इज नॉट 1 1। और सेकंड अगर मैं बात करूँ ऑन टू के बारे में, तो फंक्शन का कोडोमेन बता रखा है, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में 1 2 3 4 माइनस बहुत सारे नंबर आते हैं। ये फंक्शन निकाल के देता है बस 1 0 -1, ये बस 3 नंबर निकाल के देता है। 2 बिलोंग्स टू आर, मैं कह सकता हूँ 2 एक नंबर जो कोडोमेन के अंदर है, ठीक है ना, रियल नंबर के अंदर है। और ये फंक्शन निकाल के नहीं दे रहा 2, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ देयर एग्जिस्ट नो
x into में such that fx इक्वल टू 2। समझ में आ रहा ना, कोई नंबर नहीं है डोमेन के अंदर जिसको मैं फंक्शन में डालूं और मेरे को 2 मिल जाए। 2 ये फंक्शन निकाल के नहीं देगा, 2 को डोमेन के अंदर है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। सो एफ इज नॉट ऑन टू। अब छठे में कह रहा है कि लेट ए ये सेट दे रखा है, बी ये सेट दे रखा है, ठीक है ना। कह रहा है एफ एक फंक्शन ये दे रखा है, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज 1 1। एक ए सेट दे रखा है, एक बी सेट दे रखा है, और फंक्शन दे रखा है आपको 1,4, 2,5 और 3,6, ठीक है ना। फंक्शन दे रखा है 1,4, 2,5, 3,6। इसका मतलब है इनपुट वाले सेट से जब 1 डाला था तो आउटपुट वाले सेट के अंदर 4 आया, ठीक है ना। 2,5 का क्या मतलब है, इनपुट वाले सेट से जब 2 डाला तो आउटपुट वाले सेट के अंदर 2 आया, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है ये ए से बी पे बना रखा है, ए इसका इनपुट का सेट है, बी इसका आउटपुट का सेट है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। 3,6 का मतलब है इनपुट वाले सेट से 3 डाला तो आउटपुट वाले सेट के अंदर 6 निकला, ठीक है ना। अब कह रहा है साबित करो एफ जो है F11 है। हम देख सकते हैं F11 है, ठीक है ना। 1 डालने पे 4 आ रहा है, फिर 2 डालने पे 5 आ रहा है, 3 डालने पे 6 आ रहा है, अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो मेरा एफ फंक्शन ऐसा होता 1,4 और 2,4 ऐसे होता, अगर मेरा फंक्शन ऐसा होता 1,4 होता फिर 2,4 होता, तो मैं कहता 4 जो है वो 1 और 2 दो नंबर डालने पे आ रहा है, समझ गए ना। फंक्शन 4 कब दे रहा है, 1 डालने पे भी दे रहा है, 2 डालने पे भी दे रहा है, और मैं मना करता फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 1 डालने पे तो 4 आ रहा है, फिर 2 डालने पे 5 आ रहा है, 3 डालने पे 6 आ रहा है, अलग इनपुट पे अलग आउटपुट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन 1 1 है। समझ में आ रहा है ना। आप ऐसे लिख सकते हो सॉल्यूशन के अंदर, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन वैसा फंक्शन नहीं है जैसे मैथ वाले फंक्शन होते हैं x+1 वगैरह, वैसा फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें मैं वो x1 fx1 इक्वल टू fx2 उस वाले तरीके से 1 1 साबित नहीं कर सकता, ठीक है ना। मेरे को इसको इंग्लिश में लिख के साबित करना पड़ेगा, मैं ऐसे लिखूंगा इन एफ एवरी प्री इमेज हैज अ डिफरेंट इमेज। समझ गए ना, ऐसे लिख सकते हैं इन एफ एवरी प्री इमेज हैज अ डिफरेंट इमेज। इसका मतलब है हर इनपुट का एक अलग आउटपुट है, समझ गए ना। डिफरेंट इमेज अलग आउटपुट है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं सो एफ इज 1 1। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। पहला दे रखा है आपको एक एफ फंक्शन दे रखा है जो आर से आर पे बन रखा है। फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। इस फंक्शन को चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है या ये फंक्शन ऑन टू है या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। फंक्शन को हम नंबर डाल के चेक करते हैं ना कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। फंक्शन को हम नंबर डाल के चेक करते हैं, बट इस वाले फंक्शन को नंबर डाल के चेक मत करना, ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। जब भी एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आता है तो नंबर डाल के चेक नहीं करना, नो लिख दो, नंबर डाल के चेक नहीं करना, ठीक है ना। नंबर डाल के चेक क्यों नहीं करना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में नंबर डाल के चेक करने से दिमाग खराब होता है, टाइम भी खराब होता है। एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में अगर आप नंबर डाल के चेक करोगे ना तो आपका दिमाग भी ज़्यादा खराब होगा, आपका टाइम भी ज़्यादा खराब होगा। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के अंदर नंबर डाल के चेक मत करना, ठीक है ना। एक ईजी फंक्शन है, जैसे एक फंक्शन दे रखा है आपको एफ जो आर से आर बन रखा है। फंक्शन है मान लो आपका एफ एक्स इक्वल टू 2x। ये जो 2x है ये एक ईजी फंक्शन है। ईजी फंक्शन के अंदर हमेशा नंबर डाल के चेक करना, ईजी फंक्शन के अंदर हमेशा नंबर डाल के चेक करना, जल्दी काम हो जाता है। इस फंक्शन में अगर मैं 1 डालूंगा तो मैं बोलूंगा 2 आएगा, 2x में 1 डालूंगा तो 2 आएगा, ठीक है ना। 2 मेरे को पता है 2x में 1 के अलावा किसी और नंबर पे नहीं आ सकता। नंबर डाल के आराम से पता लग गया फंक्शन 1 1 है। समझ में आ रहा है। इजी फंक्शन के अंदर हमेशा नंबर डाल के चेक करो, जल्दी पता लगता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में नंबर डाल के चेक मत करना, नंबर डाल के चेक करोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, दिमाग खराब होता है, टाइम भी ज़्यादा खराब होता है, ठीक है ना। जैसे इस वाले फंक्शन में अगर आप नंबर डाल के चेक करना चाहो तो आप इस फंक्शन में जैसे 1 डालो, 1 डालने पे क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे आंसर आएगा 3 - 4 4 1 और 3 - 4
और फिर आएगा -1, ठीक है ना। तो 1 डालने पे आंसर -1 आएगा। अब -1 के अलावा किसी और नंबर पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये दिमाग लगाना है। फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। कैसे दिमाग लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले फंक्शन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे दिमाग लगाना है। आप ये बोलोगे 3 - 4x का आंसर -1 तब आएगा जब 4x का आंसर 4 आएगा। जब 4x का आंसर 4 आएगा तभी तो 3 - 4 करके -1 आएगा। समझ में आ रहा है? 3 - 4x इस फंक्शन का आंसर -1 तब आएगा जब 4x का आंसर 4 आएगा। और 4x का आंसर 4 कब आएगा? जब x की जगह पे 1 आएगा। अगर x की जगह पे 1 के अलावा कुछ और पुट करोगे तो इसका आंसर 4 नहीं आएगा और 3 - 4x का आंसर -1 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इस फंक्शन का आंसर 1 डालने पे ही -1 आएगा। समझ में आ रहा है मैं कैसे चेक कर रहा हूँ? मेरे को दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। 2x के अंदर दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता। 2x एक फंक्शन है, इसमें 1 डालने पे 2 आया और हम जानते हैं 2x में 1 के अलावा कोई और नंबर डालने पे 2 आ ही नहीं सकता। 2x एक ईज़ी फंक्शन है। ईज़ी फंक्शन के अंदर आराम से पता लग जाता है फंक्शन 1 है कि नहीं नंबर डाल के, ठीक है ना? लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में अगर आप नंबर डाल के चेक करोगे तो दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है ना? इसलिए कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के अंदर नंबर डाल के चेक नहीं करते। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में कैसे चेक करते हैं? आपको इस फंक्शन को अगर चेक करना है फंक्शन 1 है कि नहीं, तो आपको शो करने वाले तरीके से करना है। फंक्शन को जो शो करते हैं ना 1 शो कैसे करते हैं? इस तरीके से फंक्शन को 1 शो करते हैं ना, इस तरीके से आपको चेक करना है। ये तरीका शो करने का भी तरीका है फंक्शन को 1 शो करने का, और ये तरीका फंक्शन को 1 चेक करने का भी तरीका है। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो फंक्शन 1 है कि नहीं, ठीक है ना? कैसे करना है आपको? पहले तो ये लाइन लिखना है जो लिखते हैं 1 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो 1 के लिए आपको पहले वो लाइन लिखना है जो लिखते हैं लेट x1 and x2 आर 2 नंबर्स इन डोमेन ऑफ f। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको fx1 = fx2 पुट करना है। जो करते हैं शो करने वाले तरीके में वैसे करना है, ठीक ना? आपका आंसर आ जाएगा 3 - 4x1 = 3 - 4x2, ये आ जाएगा, ठीक ना? उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या बोलते हैं 3 से 3 काट देना है तो -4x1 = -4x2 आ जाएगा। और फिर -4 से -4 कट जाएगा तो x1 = x2 आ जाएगा, ठीक ना? और जैसे ही x1 = x2 है तो आपको कहना है सो f is 1। अगर x1 = x2 ना आए, अगर x1 = x2 नहीं आता तो आपको क्या करना है? आपको बोलना है फंक्शन 1 नहीं है। अगर ये नहीं आता तो कहना है फंक्शन 1 नहीं है। अगर फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के अंदर नंबर डाल के चेक मत करना, ठीक है ना? ये 1 शो करने वाले तरीके से चेक करना। जो 1 में लाइन लिखते हैं वो लिख देना fx1 = fx2 पुट कर देना। एंड में जाके चेक करना x1 = x2 आता है कि नहीं आता। अगर ये आता है तो फंक्शन को 1 कह देना। अगर ये नहीं आता तो फंक्शन को मना कर देना, फंक्शन 1 नहीं है, ठीक है ना? अब बच्चे कहते हैं सर ऐसे तो मैं सिंपल फंक्शन को भी चेक कर सकता हूँ। अगर आप मेरे को एक सिंपल फंक्शन दो, जैसे fx = दे रखा है r से r, फंक्शन दे रखा है, मान लो आपको x² दे रखा है। बच्चे कहते हैं सर इस वाले फंक्शन को भी तो मैं ये शो करने वाले तरीके से चेक कर सकता हूँ। ये जो शो करने वाला तरीका है, ये चेक करने का भी तरीका है, तो इसी तरीके से मैं इस फंक्शन को भी चेक ही कर सकता हूँ। तो आंसर इज़ हाँ, चेक कर सकते हो। अगर आपको एक सिंपल फंक्शन को नंबर डाल के चेक नहीं करना, आप चाहते हो कि मैं उसको नंबर डाल के चेक ना करूँ, मैं उसको इस शो करने वाले तरीके से चेक करूँ, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। लेकिन आपको बता दूँ आपका ही दिमाग खराब होगा। इस फंक्शन को जैसे x² को मैं नंबर डाल के चेक नहीं करता, मैं इसको शो करने वाले तरीके से चेक करता हूँ। तो मैं 1 के बारे में अगर बात करूँ तो मैं पहले वो लाइन लिखूंगा लेट x1 and x2 R2 नंबर इन डोमेन ऑफ f। उसके बाद fx1 = fx2 पुट करूंगा। उसके बाद मेरा आंसर आएगा क्या बोलते हैं x1 का स्क्वायर आ जाएगा, x2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना? स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट करेंगे। जैसे 4 का रूट आप करते हो तो +-2 आता है, आपको पता होगा। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो +2 भी होता है, -2 भी होता है, ठीक है ना? तो ऐसे x1 के स्क्वायर का रूट करोगे तो आपका +-x1 आएगा और यहाँ पे आएगा +-x2। समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर आएगा +-x1 बराबर +-x2। ये जो आंसर आया है +-x1 बराबर है +-x2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है +x1 बराबर है +x2, -x1 बराबर है +x2, +x1 बराबर है -x2 और -x1 बराबर है -x2। ये 4 मतलब है इसे एक बात के +-x1 = +-x2, ये 4 केसेस के बारे में बात करता है। समझ में आ रहा है? अब इसमें से ये जो चौथा केस है ये आप कह सकते हो ये पहले ही केस है। इसमें अगर मैं दोनों तरफ से माइनस काट दूं तो x1 = x2 आ जाता है जो कि पहले केस है, ठीक ना? और ये जो तीसरा केस है इसमें इसको इधर ले जाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं -x1 = x2 आ जाएगा, ठीक है ना? जो कि दूसरा केस है। तो ये जो चौथा केस है और ये जो तीसरा केस है इसको हम काट सकते हैं, हम कह सकते हैं ये 2 ही केस है। जो तीसरा केस है वो कहीं न कहीं दूसरे केस के बारे में बात कर रहा है और जो चौथा केस है वो कहीं न कहीं पहले केस के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना? तो हम कह सकते हैं मोटा-मोटा यही 2 केसेस है।
प्लस माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, ये इन दो केस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला था अगर x1 इक्वल टू x2 आता है तो फंक्शन को 1 1 कहना है, अगर ये नहीं आता तो फंक्शन को मना करना है, फंक्शन 1 1 नहीं है। इस वाले केस के अंदर x1 इक्वल टू x2 तो आ रहा है, इस वाले केस में x1 इक्वल टू x2 तो आ रहा है, बट माइनस x1 इक्वल टू x2 भी आ रहा है। ये नहीं आना चाहिए, बस यही आना चाहिए, बस x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। यहाँ पे माइनस x1 इक्वल टू x2 भी आ रहा है, तो हमको मना करना है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। आपको बोलना है सो f इज नॉट 1 1। समझ में आ रहा है? अगर एंड में बस x1 इक्वल टू x2 आता है तो हम 1 1 कहते हैं। x1 इक्वल टू x2 के अलावा कुछ और आ जाए, x1 इक्वल टू x2 आ जाए, उसके अलावा भी कुछ और आ जाए तो मना करते हैं, फंक्शन 1 1 नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आप कंपेयर करके बताना, इस फंक्शन को अगर मैं इस तरीके से चेक करूं और इस फंक्शन को अगर मैं नंबर डाल के चेक करूं तो कौन सा आसान पड़ेगा। इसी फंक्शन को अगर मैं नंबर डाल के चेक करता तो कैसे चेक करता। फंक्शन में सिंपल क्या था, 2 और माइनस तो दोनों डालने पे 4 दे देगा, फंक्शन 1 1 नहीं है। मैं ऐसे कह देता कि भाई 1 1 की बात करूं तो भाई फंक्शन जो है वो f2 पे और f-2 पे, दोनों पे 4 दे रहा, सो f इज नॉट 1 1 कह देता। मैं एक लाइन में आंसर लिख देता, एक लाइन का आंसर था। अगर मैं इस फंक्शन को नंबर डाल के चेक करूं, इस फंक्शन को जो कि एक इजी फंक्शन है उसको अगर आप शो करने वाले तरीके से चेक करोगे तो आपका टाइम भी खराब होगा, दिमाग भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक इजी फंक्शन को, सिंपल फंक्शन को नंबर डाल के चेक करना आसान होता है और नंबर डाल के ही चेक करना चाहिए, उससे टाइम भी बचता है, लिखना भी कम पड़ता है। समझ में आ रहा है? एक इजी फंक्शन को, जो एक इजी फंक्शन है उसको हमेशा नंबर डाल के चेक करो, जल्दी होगा काम, टाइम भी बचेगा, कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा। एक इजी फंक्शन को अगर आप शो करने वाले तरीके से चेक करने बैठ गए ना, हो सकता है आपका टाइम भी ज्यादा लगे, कैलकुलेशन भी ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ एक इजी फंक्शन को, सिंपल फंक्शन को हमेशा नंबर डाल के चेक करो। अभी तक जो हमने फंक्शन करे, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले अभी तक जो हमने फंक्शन करे वो सारे इजी थे, वो सारे के सारे इजी थे, ठीक है ना। इसलिए मैंने सारे फंक्शन को नंबर डाल के ही चेक करा, क्योंकि वो इजी थे। इजी फंक्शन में नंबर डाल के चेक करने से जल्दी आंसर आते हैं, ठीक है ना। जब आपके सामने एक इजी के अलावा एक जैसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए, तब आप इस वाले तरीके से चेक करो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में अगर नंबर डाल के चेक करोगे, जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है उसमें नंबर वगैरह डालोगे तो कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में जब आप नंबर डाल के चेक करोगे तो उसमें नंबर डालोगे तो कैलकुलेशन भी तो कॉम्प्लिकेटेड होगी। फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है ना। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में नंबर डाल के चेक नहीं करना होता। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में इस तरीके से चेक करो, ये जल्दी आंसर देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इजी फंक्शन को, जो इजी फंक्शन है उसे हमेशा नंबर डाल के चेक करो और जल्दी जल्दी आंसर्स आते हैं। और एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को हमेशा शो करने वाले तरीके से चेक करो तो जल्दी आंसर आते हैं, ठीक है ना। एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को ऑन टू चेक करने का भी एक अलग तरीका होता है। एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को ऑन टू चेक करने का भी एक अलग तरीका है। वो तरीका क्या है? आप रेंज कैलकुलेट कर लो, आप कैलकुलेट करो रेंज, कैलकुलेट रेंज। आप फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करो। रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको 11th क्लास में सिखाते हैं। एक फंक्शन का रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको 11th क्लास में सिखाते हैं, ठीक है ना। रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। आपको कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लो आर से एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन आपका मान लो जैसे 1/x। इस फंक्शन का आपको रेंज निकालना है। रेंज मतलब ये फंक्शन क्या क्या नंबर निकाल के देगा, वो रेंज होता है ना। फंक्शन क्या क्या नंबर निकाल के देता है, उसका जो सेट होता है वो रेंज होता है, ठीक ना। इस फंक्शन का आपको रेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले आपको फंक्शन को वाई पुट करना होता है, ठीक है। फिर एक्स का आंसर निकालना होता है जो वाई के टर्म्स में आता है। ये जो आंसर आया एक्स का आंसर आया, ये जो वाई के टर्म में एक्स का आंसर आया है, ये आंसर आपको रेंज बताता है। यहाँ पे आपको सोचना है वाई की जगह पे मैं क्या पुट नहीं कर सकता। वाई की जगह पे मैं क्या पुट नहीं कर सकता उसको सोचो। जो आप पुट नहीं कर सकते उसको हटा दो और बाकी सब रेंज है। वाई की जगह पे मैं जीरो पुट नहीं कर सकता, 1 में जीरो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, 1 में जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं वाई की जगह पे जीरो पुट नहीं कर सकता, जीरो को हटा दो और बाकी सब रेंज है। इस फंक्शन का रेंज क्या है? रेंज क्या बोलना है? इस फंक्शन का जो रेंज है, रेंज बराबर है r-0। बाकी सारे नंबर रेंज है, जीरो हट जाएगा। जो नंबर आप y की जगह पे पुट नहीं कर सकते उसे हटा दो, बाकी सारे नंबर रेंज है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का जो रेंज है हम ये बोलेंगे, ठीक है ना। अब एक और फंक्शन देता हूं आपको। मैं फंक्शन दे रहा हूँ, मान लो आपको x² दे रहा हूँ या फिर x² + 2 दे देता हूँ। इस फंक्शन के बारे में बात करो, इस फंक्शन का रेंज बताओ मेरे को, रेंज कितना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? पहले फंक्शन को y पुट करोगे, उसके बाद वैल्यू निकालोगे x का।
ये आ गया, ठीक है ना। अब सोच के बताओ y की जगह पे क्या पुट नहीं कर सकते। तो y की जगह पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। रूट के अंदर सिंपल आपको पता होगा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो मैं y की जगह पे वो नंबर पुट नहीं कर सकता जिसको पुट करने से y-2 का आंसर नेगेटिव आए। y-2 का आंसर 2 मैं पुट करूंगा y की जगह पे जैसे, तो 0 आएगा, ठीक है ना। और 2 से कोई बड़ा नंबर पुट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, 2 से मैं छोटा नंबर पुट करूंगा तो नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 2 ले लिया, ठीक है ना। तो 2 अगर मैं पुट करूंगा तो 0 आएगा, ठीक है ना। और 0 का रूट आ जाएगा जो कि 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से बड़े नंबर पुट करूंगा तो भी अंदर आंसर पॉजिटिव आएंगे, तो पॉजिटिव नंबर का भी रूट हो सकता है। लेकिन 2 से छोटे अगर मैं आंसर पुट करता हूँ, तो 2 से छोटा मान लो जैसे मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1-2 करके तो नेगेटिव 1 आ जाएगा, और नेगेटिव 1 का फिर रूट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं 2 या 2 से बड़े नंबर पुट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? y की जगह पे मैं 2 या 2 से बड़े नंबर पुट कर सकता हूँ। जो नंबर मैं y की जगह पे पुट नहीं कर सकता, 2 से छोटे नंबर पुट नहीं कर सकता, उसको हटा देना होता है, मैंने बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, इस फंक्शन का रेंज क्या है? जो नंबर मैं y की जगह पे पुट कर सकता हूँ बस वो, ठीक है ना। तो 2 से लेकर इन्फिनिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इस फंक्शन का मैंने रेंज कैलकुलेट करा और इसका मैंने रेंज कैलकुलेट करा, ठीक है ना। रेंज कैसे कैलकुलेट करते समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको अगर फंक्शन को चेक करना है फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो फंक्शन के रेंज को कोडोमेन से कंपेयर कर लो। इस फंक्शन का जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है कि नहीं है, नहीं है। जीरो इधर नहीं है बट जीरो इधर है। कोडोमेन का सेट रियल नंबर का सेट ले रखा है, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, जीरो भी आता है, तो मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं हुई ना, आप कह सकते हो फंक्शन ऑन टू नहीं है। समझ में आ रहा है? फंक्शन का पहले रेंज कैलकुलेट कर लो, रेंज कैलकुलेट करके कोडोमेन से कंपेयर कर लो और बता दो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ऐसे इस वाले फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जो फंक्शन है इसका भी रेंज कोडोमेन के बराबर कहाँ है, तो हम मना कर देंगे, ठीक है ना, कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। कभी कभी कभार क्या करता है, कभी कभार आपको ना रेंज जैसे कोडोमेन है, कोडोमेन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड देता है। कभी कभार ऐसे दे देगा कि बोलेगा कोडोमेन ही 2 से इन्फिनिटी है, ऐसे बोल देगा कि कोडोमेन 2 से इन्फिनिटी है। तो अगर मैं रेंज कैलकुलेट कर चुका हूँ, अगर मैंने रेंज कैलकुलेट करा है तो फिर मैं उसको कंपेयर आराम से कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे देता, क्या बोलते हैं, थोड़ा चेंज कर देता हूँ ना, मैं मान लो ये 3 से कर देता, 3 से नहीं, हाँ, जैसे मैं आपको इसको कर देता, मान लो 0 से इन्फिनिटी कर देता, मैं इसका कोड मैंने आपको ऐसा दे देता। ऐसा करता है, कई बार करता है, ठीक है ना। कोडोमेन कॉम्प्लिकेटेड से बना के दे देता है, ठीक है ना। इस फंक्शन का डोमेन का सेट रियल नंबर का सेट है और कोडोमेन का सेट 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है ना। अब मैंने जब रेंज निकाला वो तो 2 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर है जो इधर नहीं है। समझ गए ना? अगर मैं बात करूँ 0, 1, 2, तो मेरा जो कोडोमेन का सेट है वो 0 से इन्फिनिटी है और रेंज का सेट 2 से इन्फिनिटी है। तो ये जो नंबर है ये कोडोमेन के अंदर है बट रेंज के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ फंक्शन ऑन टू नहीं है। समझ में आ रहा है? फंक्शन अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना, या फिर उसका कोडोमेन वगैरह कॉम्प्लिकेटेड हो, दोनों में से एक चीज को ध्यान रखना, या तो फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो या उसका कोडोमेन वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, कोडोमेन डोमेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के दे देता है, तब आपको हमेशा फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करना है और रेंज कैलकुलेट करके कोडोमेन से कंपेयर करके उसको फिर ऑन टू बताना है वो ऑन टू है कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर एक ईजी फंक्शन है, कोई ईजी फंक्शन है, जैसे मान लो फंक्शन दे रखा है आपको आर से आर एफ एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है, फंक्शन ईजी दे रखा है, ठीक है ना। फंक्शन ईजी है, फंक्शन का डोमेन कोडोमेन भी ईजी है, जैसे एक्स ले लो, फंक्शन ईजी है, ठीक है, फंक्शन का डोमेन कोडोमेन भी ईजी है, तो हमेशा नंबर डाल के ही चेक करना। अगर फंक्शन ईजी है, फंक्शन का डोमेन कोडोमेन ईजी है, तो नंबर डाल के चेक करो। इस फंक्शन को मैं आराम से बता सकता हूँ। ये फंक्शन सारे रियल नंबर डालने पे पॉजिटिव के रियल नंबर निकाल के देगा, पॉजिटिव नेगेटिव के सारे नंबर जाएंगे बट पॉजिटिव निकाल के देगा। इसका कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं, फंक्शन ऑन टू नहीं है। एक फंक्शन जो ईजी है, जिसका डोमेन कोडोमेन ईजी है, उसको हमेशा नंबर डाल के चेक करो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है या उसका डोमेन कोडोमेन कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हमेशा क्या बोलते हैं, रेंज कैलकुलेट करने वाले तरीके से चेक करना फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, ठीक है ना। अब इस वाले फंक्शन के अंदर मैं बोल दूंगा फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं रेंज निकाल लूंगा इसका, ठीक है ना। अब रेंज कैसे निकालूंगा, तो फंक्शन जो इधर है उसको वाई पुट कर दूंगा 3-4x, ठीक है ना। फिर आंसर आ जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, 4x इक्वल टू 3-y, और x इक्वल टू आ जाएगा 3-y बटे में 4, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे बताना है y की जगह पे मैं क्या पुट नहीं कर सकता, तो y की जगह पे मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं y की जगह पे पुट करूँ आंसर नॉट डिफाइंड वगैरह है। यहाँ पे जब मैंने वो लिए थे तो एक तो मेरा 1/y आया था, तो वहाँ मैं कहता 0 पुट नहीं कर सकता, और एक वो रूट के अंदर y-2 आ गया था, तो मैं कहता y की जगह पे मैं दो से छोटे नंबर पुट नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे मैं 1 पुट कर रहा था तो रूट के अंदर -1 आ रहा था, तो अब रूट के अंदर -1 वो नॉट डिफाइंड होता है, वो भी एक तरीके से नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। और यहाँ पे 0 पुट कर रहा था तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड है। तो जो नंबर आप y की जगह पे पुट नहीं कर सकते, जिस पे फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, उसको हटाना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बोलूंगा, यहाँ पे मैं y की जगह पे कुछ भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे किसी भी y की वैल्यू के लिए आंसर नॉट डिफाइंड बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा
वो पूरा आर है, समझ गए ना, पूरे रियल नंबर का सेट है और इसका कोडोमेन भी आर है, तो मैं कंपेयर करके कह सकता हूँ फंक्शन ऑन टू है। समझ में आ रहा है कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में कैसे चेक करना फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, ठीक ना। तो इसमें अगर आप चेक करोगे तो आप बोलो फिर ऑन टू पता लग गया, जैसे अब आपने चेक कर लिया फंक्शन ऑन टू पता लग गया, ठीक ना। उसके बाद आंसर कैसे लिखना है, जैसे बताया था वैसे लिखना है, ठीक ना। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन का सेट, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट आ लिखने के बाद ये जो है, ये कैलकुलेशन जो है, ये जो मैंने रेंज का कैलकुलेशन करा, ये साइड में करना, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, इसको वर्किंग नोट कह सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पे आप वो आंसर लिखोगे ऑन टू का, उसके साइड में करके दिखा देना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर एवरी वाई बिलोंग टू देयर एग्जिस्ट 3 - y बटे में 4, वही जो एक्स का आंसर जो होता है, जो एक्स का आंसर आता है उसी को पुट करते हैं ना, तो पुट कर देना इन डोमेन, ऐसे देन लिख देना इन डोमेन सच दैट, फिर एफ के अंदर वो डाल देना फंक्शन था 3 माइनस में 4x, तो 4 के साथ ये आ जाएगा 3 - y बटे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, फिर ब्रैकेट को लेकर तो आ जाएगा 3 - 3 + y, आंसर y आ जाता तो हम कहते हैं सो एफ इज ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सेकंड फंक्शन दे रखा है, क्या फंक्शन है जो आर से आर बन रखा है, फंक्शन 1 + में x स्क्वायर। इस फंक्शन को भी चेक करना है 1 1 है ऑन टू है बाइजेक्टिव है। ये वाला जो फंक्शन आया ये 1 1 और ऑन टू दोनों आया ना, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम, इसको बी लिखना, ठीक है ना। मैंने उसको ये लिखा था ना, इसको बी क्या लिखा था, ए लिखा था, ठीक है ना। 1 1 को ए लिखा था, ऑन टू को बी लिखा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम ए एंड बी एफ इज बाइजेक्टिव, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इस वाले फंक्शन को चेक करना है, ये जो फंक्शन है 1 + में x स्क्वायर, 1 1 है ऑन टू ये बाइजेक्टिव है। ये फंक्शन ईजी है, इस फंक्शन को आप नंबर डाल के चेक कर सकते हो। इस फंक्शन में 2 डालोगे -2 डालोगे, दोनों पे 5 आएगा, 2 डालोगे -2 डालोगे, दोनों पे 5 आएगा, ठीक है ना। आप कह सकते हो फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक ना। आप सिंपल ऐसा लिख देना यहाँ पे ए कि 1 1 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि एफ 2 पे और एफ -2 पे, दोनों पे 5 देगा। सब समझ में आ रहा है ना। एक इजी फंक्शन है, इजी फंक्शन को नंबर डाल के चेक करो, जल्दी आता है आंसर, तो मैंने नंबर डाल के चेक कर लिया, ठीक है ना। अगर ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता इसकी तरह, तो मैं क्या करता, मैं इस वाले तरीके से चेक करता, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इजी फंक्शन है इसलिए मैंने नंबर डाल के चेक करा और आंसर जल्दी आ जाता है, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ सो एफ इज नॉट 1 1। अगर आपको चेक करना है, अगर आपको इस फंक्शन को ये शो करने वाले तरीके से चेक करना है, तो आप कर सकते हो, आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ ईजी फंक्शन है, तो नंबर डाल के चेक करो, जल्दी होता है काम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड बी के बारे में बात करते हैं, ऑन टू के बारे में, क्या फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। आप सिंपल कह सकते हो इस फंक्शन के अंदर जब मैं यहाँ पे नेगेटिव के नंबर भी डालूंगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन कभी भी क्या बोलते हैं नेगेटिव के नंबर निकाल के नहीं देगा, ठीक है ना। तो एक नेगेटिव का नंबर बता दो जो ये फंक्शन निकाल के नहीं देगा। -1 कह सकते हो, -1, ठीक है ना। -1 इस फंक्शन में कभी आएगा ही नहीं। इस फंक्शन का आंसर -1 तब आएगा जब एक्स स्क्वायर का आंसर ना -2 आए, -2 + 1 करके -1 आएगा। एक्स स्क्वायर का आंसर कभी -2 आ ही नहीं सकता, स्क्वायर होने के बाद नेगेटिव थोड़ी आएगा आंसर, समझ में आ रहा है। तो आप कह सकते हो फॉर -1 बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट नो एक्स इन डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू -1, ठीक है ना। और फिर मैं कह सकता हूँ सो एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट ऑन टू। अगर इस फंक्शन को मैं इसी तरीके से चेक करूँ जैसे मैंने आपको ये बताया, तो मैं इस तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। अगर मेरे को उस तरीके से 1 1 चेक करना पड़े जो मैंने पीछे करके दिखाया, तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं वही लेट x1 = x2 वाली बात लिखूंगा, एफ एक्स 1 = f(x2) पुट करूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आंसर आएंगे, उसके बाद आंसर आएगा 1 + में x1 का स्क्वायर ऑल इक्वल टू 1 + में x2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। 1 से 1 कट जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हटाने के लिए रूट करूंगा, +- x1 = +- x2 आ जाएगा। और उसके बाद वही होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाया था। +- x1 = +- x2 का मतलब है x1 = x2 और -x1 = x2। वैसे तो 4 केस बनेंगे, वो 4 केस 2 केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप बोलोगे कि भाई -x1 = x2 भी आ जाएगा, तो आप मना कर दोगे फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा और यहाँ पे एक लाइन में काम हो गया, ठीक है ना। अगर मुझे ऑन टू चेक करना पड़े इसी फंक्शन को, तो मैं ऑन टू कैसे चेक करूँगा, मैं पहले इसका रेंज कैलकुलेट करूंगा। रेंज कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन को y पुट कर दूंगा 1 + में x² को, ठीक ना। और फिर x² इक्वल टू आ जाएगा आपका y - 1 और फिर x इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर y - 1। अब मैं y की जगह पे क्या नंबर पुट कर सकता हूँ, अंदर आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। y की जगह पे जब भी आप 1 से छोटे नंबर पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो 0 आएगा, 1 से छोटे नंबर पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 और 1 से बड़े नंबर पुट कर सकता हूँ, तो ये जो है, ये जो सेट है, ये सेट इसका रेंज हो गया, ठीक है ना। रेंज को मैं क्लियर कोडोमेन से कंपेयर कर लूंगा और कह दूंगा कि भाई देखो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, मैं मना कर सकता हूँ कि फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। एक नंबर बता दूंगा, कोई भी एक नंबर बोलना होता है जो रेंज के अंदर नहीं कोडोमेन के अंदर है, तो 0 बोल दूंगा। 0 एक नंबर है, देखो जो यहाँ पे नहीं है, ये तो 1 से लेकर इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो मतलब 0 नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। 0 नहीं है तो मैं कह दूंगा, समझ गए, जैसे यहाँ पे मैंने -1 बोल दिया, यहाँ पे मैं 0 भी बोल सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन फंक्शन अगर ईजी है तो नंबर डाल के चेक करने से जल्दी काम बनता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए एंड बी बी सेट्स, शो दैट एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन थोड़ा, मतलब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पहले सिंपल करके समझाने का कोशिश करता हूँ। इमेजिन करो जैसे मेरे पास एक सेट है जो कि 1 2 3, ठीक है। मेरे पास एक बी सेट है जो कि है 10 20 एंड 30, समझ में आ रहा है। मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3, एक बी सेट है 10 20 30, ठीक है ना। नाउ ए क्रॉस बी क्या होता है, आपने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर। ए क्रॉस बी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इस सेट के एलिमेंट को सेट के एलिमेंट से लिंक करते हैं। पहले 1 को सबसे लिंक करेंगे, फिर 2 को सबसे लिंक करेंगे, फिर 3 को सबसे लिंक करेंगे, ठीक है ना। तो आंसर आएगा 110, ठीक है ना। फिर आएगा आपका 120, ठीक है ना। फिर 130, फिर ऐसे करते 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 एंड में क्या आएगा, एंड में आपका आएगा 330, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे बी क्रॉस ए क्या होता है, हम बोले बी क्रॉस ए भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसमें बी के एलिमेंट को ए से लिंक करते हैं, 10 से 1, 10 से 2, 10 से 3, फिर 20 से 1, 20 से ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्या बोलते हैं 10,1, ठीक है ना। फिर आएगा आपका 10,2, ठीक है ना। ऐसे करते करते एंड में आपका आएगा क्या बोलते हैं 30,3 ये आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस है, ठीक है ना। अब उसने बोला था मैं क्या फंक्शन बना रहा हूँ, उसने बोला था मैं क्या फंक्शन बना रहा हूँ जो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पे बना हुआ है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पे बना हुआ है, ठीक है ना। मतलब जो है फंक्शन है उसका जो है फंक्शन है उसका ए क्रॉस बी तो इनपुट का सेट है, इस सेट से इनपुट आएंगे, और बी क्रॉस ए आउटपुट का सेट है, सेट में आउटपुट निकलेंगे, ठीक है ना। फंक्शन क्या बता रखा है, फंक्शन बता रखा है ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए बता रखा है, ठीक है ना। कह रहा है एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा है, मतलब जब उसमें आप ए कॉमा बी डालोगे तो आंसर बी कॉमा आएगा, ठीक है ना। जैसे ये जो इनपुट वाला सेट है, इनपुट वाले सेट से अगर मैं 1,10 डाल दूं तो 1,10 डालने पे आंसर क्या आएगा 10,1, आउटपुट वाले सेट के अंदर 10,1 आएगा, ठीक है ना। इनपुट वाले सेट से 1,20 डाल दूं तो आउटपुट वाले सेट के अंदर 20,1 आएगा। समझ में आ रहा है फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब वो कह रहा था साबित करो ये जो फंक्शन है बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 1 2 दोनों है, ठीक है ना। 1 1 के बारे में बात करें तो आप कह सकते हो फंक्शन तो 1 1 है। ये जो फंक्शन है ये एक आउटपुट एक इनपुट पे देगा। यार वैसे तो फंक्शन 1 1 है, बट लिख के साबित करने में थोड़ा दिमाग खराब होगा। लिख के कैसे साबित करते हैं फंक्शन को 1 1 लिख के कैसे साबित करते हैं, ये तरीका है लिख के साबित करने का। x1 इक्वल टू x2 लिखते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 पुट करते हैं, और नीचे x1 इक्वल टू x2 दिखाना होता है, ठीक है ना। अगर ये आता है तो मैंने बोला 1 1 है, अगर ये नहीं आता तो मना कर देना 1 1 नहीं है, ठीक है ना। अब इस वाले फंक्शन को मैं ऐसे ही चेक करूंगा, ऐसे ही चेक करूंगा जैसे इसको चेक करा ना, x1 इक्वल टू x वाले तरीके से, इसी तरीके से चेक करूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेकिन मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा लेट x1 x2 and x3 x4 are two ordered pairs in A क्रॉस B। समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ लेट x1 एंड x2 आर टू नंबर इन डोमेन ऑफ f। जो डोमेन का सेट है उसमें x1 x2 दो नंबर है। ये जो सेट है रियल नंबर का सेट, ये नंबर का सेट है ना, रियल नंबर का सेट नंबर का सेट है, इसके अंदर नंबर आते हैं, तो मैं बोलता हूँ x1 और x2 दो नंबर है डोमेन के सेट के अंदर, ठीक है ना। अब जो डोमेन का सेट है वो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, तो मैं ऐसे बोलूंगा x1 x2 और x3 x4 ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स है ए क्रॉस बी के अंदर। समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिखा, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई जैसे पुट करते हैं f x1 x2, इसको पुट कर दूंगा f x3 x4 के, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, फंक्शन का आंसर जैसे निकालते हैं फंक्शन में वो डालते हैं। फंक्शन के अंदर का मैं x1 x2 डालूंगा तो x2 x1 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं x3 x4 डालूंगा तो x4 x3 आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर तब बराबर होते हैं जब आगे वाला एलिमेंट आगे वाले के बराबर हो और पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले के बराबर हो।
जब आगे वाला एलिमेंट आगे के बराबर, पीछे वाला एलिमेंट पीछे के बराबर होता है, तब हम ऑर्डर्ड पेयर को बराबर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर आ रहे हैं, x2, x1 इक्वल टू x4, x3 के बराबर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि x2 जो है वो बराबर होगा x4 के, ठीक है, और मैं कह सकता हूँ जो x1 है वो बराबर होगा x3 के। समझ में आ रहा है ना। अब x1 बराबर है x2 बराबर है x4 के, x1 बराबर है x3 के, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, मतलब एक तरीके से इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को बराबर कह सकते हैं ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एंड में x1 इक्वल टू x2 साबित करते हैं। हम जो दो नंबर लेते हैं, दो नंबर हम कहते हैं x1 x2 दो नंबर डोमेन के अंदर, उनको हम बराबर साबित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये दो ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, मुझे एंड में इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को बराबर साबित करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को बराबर साबित कर देता हूँ तो ये वाला फंक्शन जो है ये इस वाले फंक्शन की तरह, जैसे ये बराबर होता है तो ये 1 1 साबित हो जाता है। अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर साबित हो गए, x1, x2 बराबर x3, x4 के, तो ये फंक्शन भी 1 1 साबित हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ x2 बराबर x4 के, x1 बराबर x3 के, तो मैं कह सकता हूँ ना कि भाई देखो जो x1, x2 है, ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे x2, x1, x4, x3 के बराबर आया था, ये वो वाले ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो मैंने चूज करें। जो ऑर्डर्ड पेयर मैंने चूज करें ये वो वाले ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो यहाँ पे बराबर आए थे। यहाँ पे जो दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर आए थे वो x2, x1, x4, x3 के बराबर आया था। मैंने जो ऑर्डर्ड पेयर लिया वो x1, x2 और x3, x4 लिया है। समझ में आ रहा है ना। मुझे इन वाले ऑर्डर्ड पेयर को बराबर करना है, और जो कि मैं बराबर कह सकता हूँ, अगर x2 बराबर x4 के और x1 बराबर x3 के, x2 बराबर है x4 के, x1 बराबर है x3 के, अगर आगे वाला एलिमेंट आगे वाले के बराबर है, पीछे वाला एलिमेंट पीछे के बराबर, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हुए भाई। समझ गए ना। मैं कह सकता हूँ x2 बराबर ऐसे लिख देना, सो इसके बराबर होगा, ठीक ना, x3, x4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेरा बनाया हुआ तरीका है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैंने कई जगह पे वैसे पहले चेक करा था, इंटरनेट वगैरह पे चेक करा था इस वाले क्वेश्चन के आंसर को, कि कैसे इसका आंसर देना है, मतलब कैसे इसका आंसर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अपना ये तरीका था। बाकी मैंने इसको ऑनलाइन भी चेक करा कि भाई ऑनलाइन कैसे किसी ने सॉल्व कर रखा है, तो ऑनलाइन बेकार तरीके से सॉल्व कर रखा है, ठीक है ना। ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है, इस तरीके से आप साबित कर सकते हो, ये मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है, ठीक ना। और इसके बाद आप कह सकते हो सो f इज 1 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड हमारे को साबित करना था, ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी है, क्योंकि बाइजेक्टिव साबित करना है, ठीक है ना। सेकंड अगर हम ऑन टू के बारे में बात करें, क्या ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, एक फंक्शन जिसका जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है, उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, अगर ये फंक्शन कोडोमेन के सारे ऑर्डर्ड पेयर निकाल के दे, तो इसका रेंज कोडोमेन के बराबर होगा और ये फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, ठीक है ना। ये फंक्शन आप समझ सकते हो, सारे कोडोमेन के जो ऑर्डर्ड पेयर है निकाल के दे देगा। आप डोमेन का जो सेट है उसमें से जब ऑर्डर्ड पेयर इनपुट में डालोगे इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन में जब डोमेन के सेट में से इनपुट में डालोगे ऑर्डर्ड पेयर, तो आउटपुट में यही वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर बाहर निकल के आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ए क्रॉस बी का जो ये सेट है, इस सेट है जब ऑर्डर्ड पेयर इनपुट में डालोगे तो आउटपुट में यही वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर आउटपुट में निकल के आएंगे, ठीक है ना। ये फंक्शन ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आउटपुट में देगा, इसका रेंज कोडोमेन के बराबर होगा, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसको आंसर में कैसे लिखना है, तो आंसर में आपको जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से लिखना है, ऐसे लिखना, for every b comma a belongs to codomain there exists a comma b in domain such that fab equal to ba। फंक्शन में क्या रखा था, a कॉमा b डालोगे डोमेन के सेट में से तो b कॉमा a आएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जितने भी b कॉमा a कोडोमेन से बिलोंग करते हैं, जितने भी b कॉमा a कोडोमेन से बिलोंग करते हैं, उसके लिए मेरे पास डोमेन के अंदर एक a कॉमा b है, उसके लिए मेरे पास डोमेन के अंदर एक a कॉमा b है, जिसको मैं फंक्शन में डालूंगा तो मुझे b कॉमा a मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर मुझे कोडोमेन का ये जो कोडोमेन के अंदर ये जो 10,1 है, ये मेरे को चाहिए, ये मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में निकले, ये मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में निकले 10,1 आउटपुट में निकले, तो डोमेन में मेरे पास 1,10 है, जिसको मैं फंक्शन में डाल के 10,1 हासिल कर सकता हूँ। ऐसे कोडोमेन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनको अगर आप हासिल करना चाहते हो तो आपको डोमेन के अंदर उसके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे, जिसको फंक्शन में डाल के आप ये वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर हासिल कर सकते हो। ये फंक्शन का जो कोडोमेन का सेट है वो पूरा रेंज के बराबर हो जाएगा, समझ गए ना। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आप आउटपुट में हासिल कर सकते हो, पूरा कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा, और ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने किस तरीके से आंसर लिखा, ठीक है ना। आप कह सकते हो सर्फिस ऑन टू, ठीक है ना। और आप कह सकते हो फ्रॉम, राइटिंग पे ध्यान मत देना, हट जाए यार, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप कह सकते हो एफ इज बाइजेक्टिव, उसने बोला था साबित करना बाइजेक्टिव, ठीक है ना, तो एफ इज बाइजेक्टिव कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको क्या फंक्शन दे रखा है जो n से n पे बन रखा है, फंक्शन n+1 डिवाइड बाई 2 फॉर ऑड और n डिवाइड बाई 2 है फॉर इवन, ठीक है ना। ये फंक्शन एक मशीन है, ठीक है ना,
जिसके अंदर इनपुट डालेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर में से अगर कोई और नंबर डालोगे तो फंक्शन ये बन जाएगा, जैसे 1 डालोगे तो 1 डालने पे क्या आएगा, 1 डालने पे फंक्शन बन जाएगा n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। 1 इसके अंदर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड 2 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 2 डालोगे नेचुरल नंबर में से, 2 एक ही वन है तो फंक्शन बन जाएगा n/2, ठीक है ना। n/2 में 2 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड 2 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब वो कह रहा था स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, हमारे को बताना है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, ठीक है ना। तो पहले अगर मैं 1 1 के बारे में बात करूं तो अभी मैंने 1 डाला और 2 डाला, दोनों पे आंसर 1 आया, आपने देखा था, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 1 1 के बारे में बात करूं तो फंक्शन 1 1 नहीं है। मैं कह सकता हूं कि कि F1 पे और F2 पे दोनों पे आंसर 1 आ रहा है, ठीक है ना। सो F इज नॉट, क्या हो गया, 1 1, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और क्योंकि फंक्शन 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता। उसने बोला था स्टेट वेदर F इज बाइजेक्टिव। आपको बताना है फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, ठीक है ना। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए, बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन 1 1 से बाहर हो गया, अब वो ऑन टू निकले कि ना निकले, तो वो ये जो फंक्शन है ऑन टू निकले कि ना निकले, ये बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैं बाइजेक्टिव चेक ही नहीं करूंगा, मैं आंसर दे दूंगा कि सो एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। समझ में आ रहा है, मैंने ऑन टू चेक ही नहीं करा, मुझे पता है बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 ऑन टू दोनों दोनों होना चाहिए। मैंने 1 1 चेक करा, उसमें मेरे को दिख गया फंक्शन 1 1 नहीं है, तो मैंने ऑन टू चेक ही नहीं करा, मैंने सीधा बोल दिया फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाइजेक्टिव के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है ये पहली बार में देखने में पता है कैसा लगता है, ये पहली बार में देखने में ऐसा लगता है, जो एग्जाम्पल नंबर 12 करा था ये वाला, इस जैसा लगता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 12 में तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ा था, एग्जाम्पल नंबर 12 में तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ा था, लेकिन इसमें तो एक ही लाइन में आंसर हो गया। वो क्यों हो गया, क्योंकि मैंने नंबर डाल के चेक कर लिया। हमेशा पहले नंबर डाल के चेक करना, नंबर डाल के चेक करने से आपको जल्दी पता लग जाता है फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, ठीक है ना। और नंबर डाल के पता लगे, जैसे अगर मान लो 1 1 है, तो मैंने आपको बता ही रखा है कि फिर इस टाइप के क्वेश्चन में 1 1 कैसे शो करते हैं, मैंने बता ही रखा है, ठीक है ना। अगर नंबर डाल के पता लगता 1 1 है तो मैं वैसे कर लेता, लेकिन मैंने नंबर डाल के पता चेक करा, मुझे पता लगा फंक्शन 1 1 नहीं है, तो मैंने एक लाइन में आंसर खत्म कर दिया। नंबर डाल के चेक करना बेस्ट तरीका है, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ नंबर डाल के ही चेक करो। फंक्शन अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डोमेन कोडोमेन कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर नंबर डाल के चेक मत करना, फिर वो जो मैंने तरीके बताया उससे चेक कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको एक फंक्शन दे रखा है जो किसी ए सेट से बी सेट पे बना रखा है। फंक्शन है x-2 बटे में x-3। ये जो ए सेट है ये कह रखा है ये r-3 है। r-3 मतलब ए सेट के अंदर सारे रियल नंबर आते हैं बट 3 नहीं आता, ठीक है ना। बी जो सेट है कोडोमेन का सेट है, ये बता रखा है ये r-1 है। इस सेट के अंदर सारे रियल नंबर आते हैं, बस 1 नहीं आता, ठीक है ना। डोमेन के सेट में से 3 क्यों उठा रखा है आप समझ सकते हो, अगर मैं इस फंक्शन में 3 डालता हूँ तो 1 डिवाइड बाय 0 आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है ना। और जो नंबर फंक्शन में डालने पे आंसर नॉट डिफाइंड आता है उसको डोमेन में से हटा देते हैं, मैंने बताया था, ठीक है ना। अब इस फंक्शन को चेक करना है फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 कैसे चेक करेंगे, फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो नंबर डाल के चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे, लेट x1 x2 शो करने वाले तरीके से चेक करेंगे, ठीक है ना। लेट x1 एंड x2 आर टू नंबर इन डोमेन एफ वाली बात लिखेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 पुट कर देंगे, ठीक है ना। आपका आंसर आ जाएगा x1 माइनस 2 बटे में x2 माइनस 3, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस 2 बटे में x2 माइनस 3, ठीक है ना। फिर लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो मेरा आंसर आ जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 प्लस का 2x2 और प्लस का 6, ठीक है ना। नहीं, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, माइनस, ठीक है ना। वहाँ पे आ जाएगा आपका x, ये बने यार x1 x2, ठीक है ना। और वहाँ पे जाएगा आपका, तो आ जाएगा माइनस का 2x1 और माइनस का 3x2 और प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं सेम नंबर जैसे 6 से 6 काट दूंगा, इससे काट दूंगा, ठीक है, सेम तो कट जाएगा। x1 को एक तरफ ले जाओ, x2 को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पे आपका ये 3x1, एक काम करो x2 को इधर ले आओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका माइनस का 2x2 पहले से ही है, ठीक है ना, वो प्लस का 3x2 और आ जाएगा यहाँ पे। वहाँ पे आपका पहले से 2x1 है, वहाँ पे चल जाएगा प्लस का 3x1 हो जाएगा, ठीक है ना। काटा पीटी करने के बाद x2 इक्वल टू x1 आ जाएगा। अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो मैंने कहा था आपको बोलना है f इज 1 1। समझ में आ रहा है इस फंक्शन को मैंने 1 1 कैसे चेक करा, ठीक है। अब सेकंड अगर मैं ऑन टू के बारे में बात करूँ, ऑन टू कैसे चेक करना है, तो ऑन टू चेक करने के लिए मैंने बताया था रेंज कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। कैलकुलेट रेंज, ठीक है, रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन को वाई पुट करो, फंक्शन आपका x-2 बटे में x-3, फिर y का आंसर निकालो तो वो आ जाएगा आपका xy माइनस 3y ऑल इक्वल टू x-2, ठीक है ना। फिर x का आंसर निकालना है ना, तो इसको इधर ले आओ, तो माइनस एक्स ऑल इक्वल टू 3y माइनस 2 आ गया, ठीक है ना। फिर आपका x यहाँ से कॉमन ले लोगे तो y माइनस 1 आ जाएगा,
3y माइनस टू बटे में y माइनस वन, ये x का आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ये जो x का आंसर आता है ये आपको बताता है कि रेंज क्या है फंक्शन का, ठीक है ना। y की जगह पे आप क्या पुट नहीं कर सकते उसको सोचो, नीचे y यहाँ पे आ रखा है, ठीक है ना। और अगर मैं y की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो इस फंक्शन में ये जो y वाला आंसर है इसके अंदर मैं y की जगह पे 1 पुट नहीं कर सकता, ठीक है ना। 1 हट जाएगा, बाकी जितने भी नंबर है वो रेंज है r माइनस 1। ये जो है इस फंक्शन का रेंज है, ठीक है ना। रेंज को कोड में से कंपेयर करो तो रेंज कोड में के बराबर है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं फंक्शन जो है मेरा ऑन टू है। समझ में आ रहा है ना। आपको ऐसे लिखना है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन का सेट विच इज b, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट अ 3y माइनस टू बटे में y माइनस वन इन डोमेन सच दैट f के अंदर आपको 3y माइनस टू बटे में y माइनस वन डाल देना है। ये डालोगे फंक्शन था आपका x माइनस टू, तो आ जाएगा 3y माइनस टू बटे में y माइनस वन माइनस टू, और यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस वन बटे में y माइनस 3y माइनस टू बटे में y माइनस वन माइनस में 1, ठीक है ना। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, इसके बटे में 1 लगा देना, इसके बटे में लगा देना, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, एंड में आपका आंसर y आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपको कहना है सो f इज ऑन टू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, किस तरीके से मैंने इस फंक्शन को चेक करा। तो इसने क्या बोला था, इसने बोला था इज वन वन एंड ऑन टू, तो हम बोले कि हाँ द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, ठीक है ना। बस यही है आंसर, ठीक है। जस्टिफायर आंसर मतलब ये लिख के दिखाना है। जस्टिफायर आंसर का मतलब ये होता है लिख के दिखाना है, ठीक है ना। तो फंक्शन वन वन है, ये मैंने ऐसे लिख के साबित कर दिया, ठीक है ना। और फंक्शन ऑन टू ये भी मैंने ऐसे लिख के साबित कर दिया। जस्टिफायर आंसर का मतलब है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 दोनों के दोनों एमसीक्यू है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर फंक्शन दे रखा है x की पावर 4, फंक्शन r से r बना हुआ है, इसको बताने वन वन ऑन टू है, ये कौन सा ऑप्शन इसके लिए ठीक है, ठीक है ना। इस फंक्शन में अगर आप सोचो तो अगर आप जैसे नंबर डाल के चेक कर सकते हो। अगर आप 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2 डालने पे 16 आएगा, ठीक है ना। और -2 डालोगे तो -2 पे भी 16 ही आएगा। -2 की पावर 4 करोगे तो उसमें भी 16 आएगा, ठीक है ना। -2 -2 -2 और -2, ठीक है ना। -2 की पावर 4 का मतलब -2 को 4 पे मल्टीप्लाई करना, इसका पॉजिटिव 4 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, वो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये फंक्शन वन वन तो नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं ऑन टू के बारे में बात करूँ, फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, ये जो फंक्शन x की पावर 4 ये आप समझ सकते हो, इसके अंदर अगर मैं पॉजिटिव के नंबर डालूँ, नेगेटिव पे डालूँ, निकाल के पॉजिटिव पे देगा। ये एक्स स्क्वायर जैसा ही है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर जैसा ही है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव नंबर निकाल के देगा, तो इसका मतलब ये रियल में से जो रियल नंबर का सेट है उसमें से नेगेटिव के नंबर निकाल के नहीं देगा, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। आप कह सकते हो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो ठीक है, ठीक है। अब इधर कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को वही दोबारा से चेक करना, वन वन ऑन टू, ठीक है ना। तो 3x आप कह सकते हो कि भाई 1 डालने पे 3 आएगा, ठीक है ना। और 3 1 1 के अलावा किसी और नंबर पर नहीं आ सकता 3x है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं फंक्शन 1 1 है, ठीक है ना। ऑन टू के बारे में बात करें, फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, इस फंक्शन में जब मैं पॉजिटिव नेगेटिव के नंबर डालूंगा तो ये फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव के दोनों नंबर निकाल के देगा। 3x में जब पॉजिटिव के रियल नंबर डालोगे तो पॉजिटिव आएंगे आंसर, नेगेटिव पे डालोगे तो नेगेटिव आएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव के सारे रियल नंबर निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। आप कह सकते हैं 1 1 ऑन टू दोनों है, तो आप कह सकते हैं फंक्शन जो है वो 1 1 f इज 1 1 ऑन टू, ऑप्शन नंबर ए। एफ इज मैनी वन नहीं, एफ इज वन वन बट नॉट ऑन नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। समझ में आ रहा है मैंने कैसे चेक कर लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड है, उस एक्सरसाइज को करेंगे। वो एक्सरसाइज ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर है, ठीक है ना। तो आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी होनी चाहिए। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, 4-5 साल कम से कम पहले की एनसीईआरटी का पीडीएफ निकालना, मतलब पिछले साल की एनसीईआरटी का पीडीएफ मत निकालना, उससे भी पिछले सालों के एनसीईआरटी का पीडीएफ निकालना। उसके अंदर आपको एक्सरसाइज 1.3 देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 1 1 और जिसके अंदर कंपोजिट और इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम उसको करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आपका हेल्प हो रहा है वीडियो से, तो औरों की भी हेल्प करने की कोशिश करना। बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं इन टॉपिक्स के अंदर, जो मैथमेटिक्स के टॉपिक है, रिलेशन फंक्शन वगैरह। अगर आपको वीडियो से हेल्प हो रहा है तो औरों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। बाकी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।